हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में। जानेंगे आसियान क्या है, क्यों बना, किस लिए बना। तो समझते हैं आसियान के बारे में। आसियान आसियान है क्या? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सबसे पहले जानेंगे आसियान क्या है। आसियान, व्हाट इज आसियान? एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन? तो आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एसोसिएशन दोनों की तरह काम करता है। जब अगर ये पूरी एक डिफाइंड गोल के लेकर काम करता है, जब इसका गोल डिफाइन होता है तो हम इसे कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। और जब लोग आसियान के सभी मेंबर आपस में अपने कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, यानी सभी मेंबर का एक ही इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो हम इसे कहते हैं एसोसिएशन। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और एसोसिएशन भी है। तो अब हम जानेंगे कि आसियान क्यों बनाया, कब बनाया गया। आसियान कब बनाया गया था? आसियान बनाया गया था 8 अगस्त 1967 यानी 1967 को। कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसके पीछे एक बात है। आसियान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये बातें हैं कि 1961 में ASA, मतलब हम समझते हैं ASA मतलब हम कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया में 3 मेंबर आए हैं, जिसको लोग PTM कहते हैं। PTM मतलब फिलीपींस, थाईलैंड, मलाया यानी मलेशिया। ये 3 देश के मेंबर इन्होंने डिस्कस किया था एक इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए उसी के तर्ज पे जैसे उसी के तर्ज पे जैसे उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक ने डेवलप किया था 1953 में। उसी के आधार पे उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची। लेकिन 1961 में नाम भी बना था, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1961 में क्या हुआ था? 1961 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इसका फाउंडिंग मेंबर इंडोनेशिया भी था। तो उन लोग आसियान के जो मेंबर अभी हैं उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि नाम जो है इनकी रीजनल एस्पिरेशन को समझेगा। लेकिन जब इनकी उम्मीद उनसे फुलफिल नहीं हुई, मतलब जो ये लोग सोच रहे थे नाम से उनको नहीं मिल पाया, तब उन्होंने 1967 में एक बैंकॉक में मीटिंग की। बैंकॉक में मीटिंग करने वाले 5 देश के लोग थे, 5 नेशन के लोग थे। और उन्होंने 5 लोगों ने, जिसको फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, उन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो 5 मेंबर कौन थे? वो 5 मेंबर थे, हम उसको याद करने के तरीका बताते हैं। तो उसमें कहते हैं आई एम परफेक्ट स्टूडेंट। याद करते हैं ये 5 मेंबर जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे आसियान के। आई फॉर इंडोनेशिया, एन फॉर मलेशिया, पी फॉर फिलीपींस, एस फॉर सिंगापुर, टी फॉर थाईलैंड। ये 5 लोग ने मीटिंग की और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम पड़ा आसियान, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं या आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं। अब सवाल आता है ये बन कब गया था? तो 8 अगस्त 1967 को बन गया। तो अब इसको बनाया क्यों गया? क्यों बनाया गया? कोई तो उद्देश्य होगा ना बनाने के पीछे। क्यों बनाया गया? तो बनाने के पीछे कारण था टू सॉल्व द इशू। तो भाई कौन सा ऐसा इशू था, क्या ऐसा इशू था जो उन्हें बनाने की जरूरत पड़ गई? तो इशू जो था, जो हम इशू को समझ सकते हैं कि 1945 के बाद दुनिया लगभग 2 भागों में बढ़ जाती है। एक अमेरिका की तरफ चला जाता है, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, यानी नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। दूसरा USSR की तरफ, जिसे हम लोग वार्सा यानी कहते हैं एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी तरफ चला जाता है। जब दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है तो उसमें दुनिया के बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जो कॉलोनियल रिजिम के अंतर्गत में आते थे। मतलब कॉलोनियल यानी वहां पे एक प्रकार कॉलोनिज्म यानी इंपीरियलिज्म था। जब वहां पे एक प्रकार कॉलोनाइजेशन था, इंपीरियल, तो उसमें नए नए कंट्री आजाद होते, जैसे इंडिया में 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में। उस तरह से साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री कॉलोनियल पावर से धीरे धीरे आजाद हो रहे थे। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। कुछ चुनौतियां ऐसे थे कि अपने आप को इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल कैसे डेवलप करना है। और दूसरी चुनौतियां ये थी कि चूंकि दुनिया 2 भागों में बढ़ गया था, एक तरफ यानी वार्सा था, दूसरी तरफ नाटो था, तो उन्हें ज्वाइन करना या ना करना उनके सामने चुनौती थी कि किसको ज्वाइन करें। एक ना एक ब्लॉक को बहुत सारे ग्रुप उसमें ज्वाइन करते, अगर नहीं करते तो उनके सामने बहुत सारी मजबूरी थी। वही सिचुएशन भारत के साथ था। तो भारत ने क्या किया, और इनके साथ 4 और लोग मिलकर उन्होंने नाम बनाया। आसियान के साथ ऐसी स्थिति थी। तो आसियान वालों ने भी उन्होंने क्या किया, एक जिसे आसियान के मेंबर कहते हैं, उन्होंने भी
इसी के आधार पर उन्होंने आसियान का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग कहते हैं आसियान कहते हैं। तो बनाने का सबसे बड़ा था कि एक जो टेंशन हो गया था उसमें 1950s के बाद जितने भी कॉलोनियल रिजिम से नए नए कंट्री आजाद हुए थे, तो आपस में जो आसियान के जो मेंबर हैं उनके बीच में आपस में क्या था कि एक तनाव पैदा होता, टेंशन पैदा होता था। और उस तनाव में क्या था कि छोटे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उनसे रिजॉल्व करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन ने किस लिए बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन भी इसलिए बनाया कि उनमें जो आपस में जो राइवलरीज थे, प्रॉब्लम थे, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूरोपियन इकोनॉमिक बनाया था, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी, एंड देन बाद में यूरोपियन यूनियन बनता है। ठीक उसी तरह से उन्होंने अपनी आपसी रीजनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, आसियान को बनाया। तो उनका मेन मुद्दा क्या था, जो जितने भी टेंशन हो रहे थे एशिया पैसिफिक के दायरे में, एशिया पैसिफिक के एरिया में जो भी आ रहे थे, जितने भी कंट्री थे, उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम ये समझिए कि आसियान बनाया क्यों बनाया गया, टू सॉल्व द इशू। तो इशू क्या था, इशू वही थे जो नए नए कंट्री आ रहे थे, उनके साथ समस्याएं थी, आपसी कॉन्फ्लिक्ट, तनाव बहुत सारे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आसियान इसी पर्पज से बनाया गया। अब आता है कि बट हाउ, कैसे बनाया गया, बनाया तो गया पर कैसे बनाया गया। इनको प्रमोट करना था। क्या प्रमोट करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और उसके अलावा एजुकेशनल डेवलपमेंट, इन सब चीज को डेवलप करना था इनको। मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को इकोनॉमिक डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, ये तमाम चीज को डेवलपमेंट मदद करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने डेवलप करना था, प्रमोट करना था, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल कह सकते हैं, उस तरह के चीजों को डेवलप करके उन्होंने क्या था कि आसियान को मजबूत बनाना था। ये उनका मेन लक्ष्य था। अब सवाल आ जाता है कि व्हाट टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड एसएससी, इसमें क्या पढ़ना चाहिए एसएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए। अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है, आसियान बना कब, पहला मीटिंग कहाँ हुआ, लास्ट मीटिंग कहाँ हुआ, इसके सेक्रेटरी कौन है, हेड क्वार्टर कौन है, अगली मीटिंग कहाँ होने वाली थी, बस इतना ही। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट, अगर हम इसको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये मायने होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, मोटो क्या है, और मेंस की सोचते हैं तो पॉलिसीज क्या है, पीस पॉलिसी क्या है, और पीस पॉलिसी किस तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लेसन है, मॉडल लेसन है। उसके साथ में पीस पॉलिसी, इसकी पीस पॉलिसी में वैसे कौन से कंटेंट है या कौन से ऐसे एलिमेंट है दुनिया की बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसे अडॉप्ट कर सकते हैं और दुनिया में पीस ला सकते हैं। कैसे आसियान बाकी मुद्दों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा हो, और बाकी मुद्दों को कैसे सॉल्व करने में मदद कर सकता है या कर रहा है। उसके अलावा भारत और आसियान के बीच में जो रिलेशनशिप है, ईस्ट एशिया समिट के कंटेक्स्ट में देखेंगे, या लुकिंग ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट के पॉलिसी में जो होता है उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि आसियान के साथ आरसेप जो हाल में ही डील हुआ, यानी आसियान प्लस 5 नेशन का जो बहुत बड़ा बिजनेस डील हुआ, उस कंटेक्स्ट में उसके यानी इंपॉर्टेंस, उसके इंपॉर्टेंस के अलावा उसकी पॉलिसीज, इम्पैक्ट, ये सब क्वेश्चन मेंस पॉइंट से देखा जा सकता है। तो ये तो हम समझेंगे आसियान के बारे में। तो हम समझते हैं कि आसियान का मोटो क्या है। तो आसियान का जो मोटो था, नॉर्मली उसको हम लोग कहते हैं 1 वीक। 1 वीक क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं, 1 वीक होता है क्या। आसियान का जो मेन मोटो होता है उसको कहते हैं 1 वीक। आसियान का जो मोटो होता है, इसका जो मोटो है 1 वीक। वीक का मतलब क्या होता है, वी फॉर विजन, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कम्युनिटी। तो अब ये जानेंगे आसियान का जो मेन, अगर हम बात करते हैं मोटो क्या था, अगर उसका एक विजन है, एक आइडेंटिटी है, एक कम्युनिटी है। मतलब एक विजन क्या है, जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं उनके एक विजन ये है कि उन्हें पूरी आसियान को कल्चरली, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलप करना है। और विजन ये भी है कि कुछ भी हो जाए आपस में बात से मामलों को समझाना है, मसलों को समझाना है, वार नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा में जाना है, इंटरनेशनल लॉ में जो है उसी के अंतर्गत वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आइडेंटिटी क्या है कि एक आइडेंटिटी क्या है कि उन लोग एक यानी एशिया पैसिफिक के रिंग में आते हैं और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है कि उन्होंने एक यानी हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिटी उनको शेयर करते हैं, जहां पे ट्रेड के माध्यम से, एफटीए के माध्यम से या और भी चीजें हैं जिस करते हैं, कल्चर के माध्यम से, यानी स्टडी को कॉपरेट करके, मतलब कह सकते हैं कि यानी ईस्ट एशिया स्टडी जो है
उस सब को प्रमोट करके उन लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझ करके। और उनका अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी, एक आसियान एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन अपने आप एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करता है, तो आसियान भी अपनी कम्युनिटी, वो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो बाद में उनका एम बनता है। लेकिन समझेंगे आसियान में मेंबर कितने हैं। अगर हम बात करते हैं इतने सारे लोग, तो आसियान में मेंबर कितने हैं। आसियान के मेंबर को याद करने का हम तरीका बताते हैं, तो क्या है, हम जैसे 5 मेंबर कौन थे, आई एम परफेक्ट स्टूडेंट बट वी लैक मोरल कॉन्फिडेंस, ये 5 मेंबर थे। आई एम परफेक्ट स्टूडेंट, ये 5 मेंबर थे फाउंडिंग मेंबर। इन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1967 बैंक ऑफ डिक्लेरेशन यानी बैंक ऑफ डिक्लेरेशन में ही ज्वाइन किया था। 5 मेंबर ही मिलकर ही आसियान को बनाए थे। लेकिन ये 5 कब ज्वाइन किए, बी फॉर ब्रुनाई या ब्रूनी, ये आया था 1984 में। वी फॉर वियतनाम ये आया, ये कब आया था, 95 में आया, 1995 में। एल फॉर लाओस एंड एन फॉर म्यांमार ये आया 1997 में। और लास्ट में आता है कंबोडिया, ये आता है 1999 में। अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एसएससी की नजर से देखें तो क्वेश्चन आएगा कि आसियान का सबसे लास्ट मेंबर कौन था, तो कंबोडिया। कब ज्वाइन किया, 1999 में। आसियान में कुल कितने मेंबर हैं, 10। इसकी पहली मीटिंग कहां होती है, इसकी जो फर्स्ट अगर समिट का हम बात करते हैं, आसियान बनाया 1967 में गया था, पर इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो होती है जाकर के 1976। और कहां पे होती है, बाली में। बाली कहां पे है, इंडोनेशिया। और इसी बाली में जो पहली मीटिंग होती है, जहां पे इन लोग की इनका जो प्रिंसिपल्स जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, वो इनका तैयार होता है। यहाँ पे वो प्रिंसिपल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखेंगे। तो ये पहले मीटिंग में इनकी ही यहाँ पे इनकी प्रिंसिपल्स डिसाइड की गई थी। प्रिंसिपल्स क्या है कि अगर आपस में किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, तो मिलकर सुलझाएंगे। एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटीरियर टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरी बात, हर कंट्री एक दूसरे के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा और पीस को बनाएंगे, कल्चर को डेवलप करेंगे। अगर कोई मुद्दा हो तो वही, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल लॉ जो होता है, यूएन चार्टर में जो डिसाइडेड है या जो लॉ है, उसके थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये उनका मेन ओवरऑल कह सकते हैं, उनका एक हमने प्रिंसिपल था। तो आसियान के समझ के कितने कंट्री थे, 5 पहले के थे और 5 बाद में है, 10। अब एक सवाल आता है कि वियतनाम और ब्रूनी, क्या होता है कि ब्रूनी 84 में आता है और वियतनाम, तो 2 घटना फिर से घटती है। पहली घटना, वियतनाम की जो वार होती है अमेरिका साथ, वो 1975 में खत्म हो जाती है। अमेरिका किसमें हार भी होती है और क्रिटिसिज्म भी होता है। दूसरी घटना होती है 1991 की, जब कोल्ड वार खत्म हो जाता है। क्योंकि कोल्ड वार की वजह से क्या होता है, एक दुनिया जहां 2 भागों में बढ़ जाती है, पूरा यूरोप 2 भागों में बढ़ जाता है। आधा जर्मनी को कहते हैं 2 टुकड़ा मार दिया जाता है, बर्लिन में एक दीवार बना दी जाती है 1961 में। तो एक भाग चला जाता है ईस्टर्न यूरोप पूरा, यानी यूएसएसआर की तरफ, जबकि दूसरा भाग चला जाता है, किधर चला जाता है, यानी वो चला जाता है यानी अमेरिका की तरफ, नाटो की तरफ। तो जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्री पे प्रेशर था कि किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना। आसियान में भी बहुत सारे मेंबर के साथ यही प्रेशर था। लेकिन इसमें जो कुछ मेंबर ऐसे थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीटो या सेंटो के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि उनका ज्यादा असर पे नहीं था, पाकिस्तान सीटो सेंटर का मेंबर था, लेकिन ये लोग उस तरह से इनडायरेक्टली थे, लेकिन इम्पैक्ट था। जब कोल्ड वार खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और दूसरा बात यह है कि जब अमेरिका, हम कह सकते हैं कि अमेरिका 1990 के बाद 1990 के बाद एक कहते हैं कि सिंगल पावर जो होते हैं, यानी सिंगल पावर के रूप में इमर्ज कर जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल पावर। मतलब जब अमेरिका की पूरी हेजेमनी, कह सकते हैं यूएस हेजेमनी का एक समय आ जाता है 90s के बाद से 2000 तक, तो उस हेजेमनी को काउंटर वायलेंस करने के बहुत सारे कंट्री मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आसियान भी कहीं ना कहीं वहां पे ग्रेट एसर्टिव के रूप में काम करता है। लेकिन साथ में 1985 में साथ भी बन जाता है और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद ये भी कारण है कि वर्ल्ड कोल्ड वार खत्म किया तो बहुत सारे मेंबर ज्वाइन किए। अब हम समझते हैं इसकी मोटो क्या है। अगर इसको बात करते हैं मोटो, तो मैंने बता दिया कि मोटो इनका तो वन भी। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव इनके बेसिकली 6 हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले टू एक्सेलरेट करना था। तो पहले इनकी अगर हम इसकी बात करते हैं कि इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था,
तो ऑब्जेक्टिव में अगर हम सबसे पहले 4-5 ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि जो अगर पहला ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं इनका, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट क्या करना था? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरा सोशल प्रोग्रेस को, और तीसरा कल्चरल डेवलपमेंट को। मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, इन पे ध्यान देना था, इनको डेवलप करना था। और इसलिए करना था ताकि कोई प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल नेशंस, मतलब पीसफुल कम्युनिटी, जितने भी आसियान के मेंबर थे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलप करके अपने एरिया को पीसफुल बनाना चाहते थे एंड प्रॉस्पेरस बनाना चाहते थे। इनका पहला एम था, पहला मोटो था, पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? टू प्रमोट। तो प्रमोट क्या करना था? प्रमोट क्या करना था इनको? तो प्रमोट इनको क्या करना था? टू प्रमोट क्या करना था इनको? तो प्रमोट करना था रीजनल पीस स्टेबिलिटी, मतलब आपस के एरिया में, आपसी एरिया में, यानी आपस में कह सकते हैं उनका जो रीजनल पीस स्टेब्लिश को डेवलप करना था। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे फिलीपींस है, सिंगापुर है, म्यांमार है, तो आपसी में कह सकते हैं, हम कहते हैं एक दूसरे के बीच में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी फॉर्मूला एंड या भी कह सकते हैं कि जो भी पैक्ट या डील अगर करनी हो तो वो लोग करते थे, ठीक है, थ्रू अबाइडिंग द रूल्स विच आर इनग्रेन इन द यूएन चार्टर एक्ट एंड द लॉ विद डिसाइड बाय देम। तो मतलब जो भी कानून उनके द्वारा बनाए जाते थे उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, या फिर यूएन चार्टर एक्ट के द्वारा, जो मैंने पहले डिस्कस किया। और तीसरा फिर क्या था? टू प्रमोट एक और करना था। प्रमोट क्या करना था उसमें? एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर किसी भी कंट्री की बात हो, आसियान में किसी भी मेंबर की बात हो, अगर उन सबका जो कॉमन इंटरेस्ट था, उस कॉमन इंटरेस्ट में जो भी बातें हैं उसके लिए उनको मिलकर काम करते हैं। और चौथा क्या करना था? टू कोलैबोरेट मोर इफेक्ट, यानी मतलब हम कह सकते हैं कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना और अपने एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स है, प्रोड्यूस है, उसको उसके लिए मार्केट सप्लाई करना, मार्केट को नहीं कह सकते हैं कि प्रोवाइड करवाना, इंडस्ट्री को डेवलप करवाना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप करना, और ईस्ट एशियन स्टडी को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करना, ये सब उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो समझ गए। आसियान की पहली मीटिंग, जैसे मैंने कहा कि पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? अब तो अगर बात करते हैं, अब मीटिंग की बात करते हैं, तो ये हो गया यूपीएससी की प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? इसका रेलेवेंस, कि आसियान क्यों सार्क से ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, सार्क क्यों फेलियर हो गया, आसियान में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे आसियान और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंस की पर्सपेक्टिव से देखिए। अब आते हैं आसियान की मीटिंग को लेकर के बात करते हैं। तो आसियान की पहली मीटिंग कहाँ हुई, आखिरी मीटिंग कहाँ हुई, नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आसियान की अगर हम फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं, तो पहली मीटिंग अगर आसियान की होती है, फर्स्ट मीटिंग अगर हम कहते हैं, तो फर्स्ट समिट कहते हैं इसको। फर्स्ट समिट कहाँ पे होती है? फर्स्ट समिट होती है बाली में। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया। और ये होता है 1976, जहां पे आसियान का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपनाया जाता है 1976 में। सेकेंड मीटिंग तो मायने में होता है। और अभी पिछले बार जो लास्ट मीटिंग हुई थी, 37th मीटिंग जो हुई थी, 37th समिट कहां पे हुई थी? 37th समिट जो हुई वो हुई यानी हनोई में। हनोई कहां पड़ता है? वियतनाम में। 11 से 15 नवंबर के आसपास में। डेट्स इतना ज्यादा मायने नहीं होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे हुई थी 37th समिट। और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, वो नेक्स्ट मीटिंग 2021 में जो होगी, ये तो 2020 में हुआ। अगली जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग कहां पे होगी? ये होगी ब्रुनाई में होगी। तो हम ये समझ गए कि पहली मीटिंग कहां पे हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। और लास्ट मीटिंग जो उसके पिछले 37 नंबर में जो मीटिंग थी वो कहां पे थी? ये हुई थी, यानी हम कह सकते हैं वियतनाम में होता। ये हुई थी वियतनाम में। वियतनाम का जगह का नाम क्या था? हनोई, जहां उसकी कैपिटल है। और अगली मीटिंग है ब्रुनाई में। ये तो एसएससी या फिर बाकी के नेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है बाकी के लिए, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल्स क्या था, प्रिंसिपल्स को हम ट्रीटी ऑफ एमिनिटी एंड कोऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता, वहीं पे। और इसका अगर हम बात करते हैं चेयरमैन अभी कौन है, तो इसका जो चेयरमैन है अभी आसियान का जो चेयरमैन है उसका नाम है जिम जैक होय। आसियान का अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी, नॉट चेयरमैन, सॉरी, इसका अगर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी कौन है इसका? जी
जय होए। ये ज्यादा मायने इंपॉर्टेंस नहीं है सिविल सर्विस के लिए, कौन नाम है कौन नहीं, ये मायने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये है आसियान के बारे में बेसिक जानकारी। अगर अब हम बात करते हैं आसियान इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, तो आसियान की समिट होती है। समिट जो होती है साल में नॉर्मली 2 बार, लेकिन शुरुआत से नहीं होती है, ठीक है। और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, जो से पहले अगर हम बात करते हैं जो भी अल्फाबेटिकल पहले आ जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल बी पर ब्रुनई आता तो पहले ब्रुनई होगा, फिर उसके बाद बी को, उसके बाद दूसरे कंट्री जैसे आएंगे अल्फाबेटिकल अनुसार से। आसियान की मिनिस्ट्रियल काउंसिल मीटिंग भी होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आसियान और कोऑर्डिनेट काउंसिल, जिसको एसीसी कहते हैं, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं, और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं, और आसियान कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं। जिसके आधार पे यानी ये जो बनाया गया था ये भी यूरोपियन यूनियन से इंस्पायर होकर के इन्होंने बनाया था। आसियान के फोरम की बात करते हैं, आसियान लेड फोरम जिसको बनाया ARF इन्होंने लॉन्च किया था 1993 का। इसको लॉन्च करने पहले मैंने यही कहानी कहा कि जब अमेरिका जब एक प्रकार से यूएस हेजेमनी आ चुका था, तो दुनिया के बहुत सारे कंट्री आसियान के साथ जुड़ने लगे थे, और इनकी इसके पीछे वही था कि यूएस हेजेमनी को किसी तरह काउंटर बैलेंस करना था। दूसरा था ASEAN+3, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ASEAN+3 एंड ASEAN+6, यही ASEAN+3 जो कंट्री होते हैं वो जाकर के आगे बन जाता है ASEAN+6, और जो RCEP बनता है जिसमें इंडिया नहीं होता, ASEAN+5 होता है। और ईस्ट एशिया समिट 2005 से हम कह सकते हैं कि आने कह सकते हैं कि इनिशिएटिव होता है। तो ये तो आसियान के बारे में था। आसियान के बारे में हम जहां तक एक बात बताते हैं, तो आसियान एक न्यूक्लियर फ्री जोन है, मतलब इन्होंने 1995 में ही अपने आप को उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन न्यूक्लियर कह सकते हैं न्यूक्लियर क्या होता है परीक्षण यानी उसको टेस्ट नहीं करना है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखना है, क्योंकि उन लोग पीस एंड कोऑपरेशन चाहते थे दूसरे। उन्होंने एक सारे मेंबर ने साइन किया था, हालांकि इंडोनेशिया से बाहर है, मे बी शायद इंडोनेशिया सिंगापुर। और 1997 में उन्होंने एक आसियान विजन 2020, जिसमें ट्रेड को इंपोर्ट करना, ट्रेड को आने बढ़ावा देना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान देना, बहुत सारे इनके विजन थे। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म था, उसके अलावा इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज पे डिजाइन था। तो इस तरह से उनका विजन था ASEAN 2020 विजन। 2003 में फिर बाली में एक मीटिंग होती है जिसे बाली कॉनकोर्ड कहते हैं, जहां पे आसियान कम्युनिटी बनते हैं, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी, आसियान पॉलिटिकल कम्युनिटी वो बनते हैं। और 2007 में एक सेबू डिक्लेरेशन होता है, और इसी सेबू डिक्लेरेशन के तहत ही ये बनाया जाता है कि आसियान में 3 कम्युनिटी होंगी। 2003 में इसकी बात तो की गई थी, लेकिन फाइनल इसको 2007 में और 2015 में से बना दिया जाता है तीनों कम्युनिटी को। तो इस तरह से हम आसियान के बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं जो जानना बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आसियान का रिलेवेंट क्या होता है, आसियान और भारत के साथ में क्या लेना देना है, भारत फिर ईस्ट एशिया समिट क्या है, लुकिंग ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस तरह से काम करता है, और इसका क्यों जरूरत पड़ा, जो लुकिंग ईस्ट पॉलिसी था उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों नाम दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर उसके बाद जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे RCEP और आसियान, फिर हम आसियान फिर हम उसको जोड़ेंगे FTA के साथ जोड़ेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे कि क्या बोलते हैं SCO जिसको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ आसियान का एक किस तरह से काम करते हैं। और इसमें भी देखेंगे इसमें जो ऑब्जर्विंग पार्टनर है, चाहे वो पापुआ गुइना हो या फिर एक और कंट्री है, इसमें इनका क्या रोल है, ज्यादा है या नहीं है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।